अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की वीडियो फ़र्स्ट ईयर वालों के स्टूडेंट्स की फरमाइश पर है। केमिस्ट्री 2024 के 3 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत बेनिफिशियल है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के वैसे 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर में, और उसके चैप्टर 1, 2 और 4 3 चैप्टर्स के इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्टेशोमेट्री। पहले ये बता दूं कि ये बुलेट्स जो है इसका मतलब क्या होगा। 3 तरह के बुलेट्स आपको दिखेंगे। स्टेरिक दिखेगा। स्टेरिक का मतलब तो होगा कि जितने ज़्यादा स्टेरिक हैं वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपको इस तरह का बुलेट मिलेगा, स्क्वायर शेप का। इसका मतलब होगा कि ये सेक्शन B या C दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। इस तरह का ट्रायंगुलर बुलेट मिलेगा आपको। इसका मतलब होगा कि ये सेक्शन C के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सेक्शन B के लिए। और जितने कम बुलेट होंगे, जैसे ये 3 है, फिर 2 हो जाए या 1, तो कम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन इस लिस्ट में सारे इम्पॉर्टेंट ही होंगे। तो माशाल्लाह A और A1 स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिज़ल्ट की उम्मीद और यकीन होना चाहिए इंशाल्लाह कि इसमें से क्वेश्चंस इंशाल्लाह आएंगे। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस करनी है आपको, एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल इसमें नहीं है। तो ये डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स डेफिनेशन कीजिएगा खाली, मोल डेफिनेशन खाली, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, स्टेशोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सही है। इनकी आपको करनी है डेफिनेशंस, तफसील नहीं करनी है। इसके बाद जो है एक्चुअल, जिसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड, इसमें डिफरेंस बना के तैयारी करनी है। डिफरेंस जितने भी जहाँ जहाँ आएंगे आपको इस वीडियो में, उसका मतलब होगा कॉलम बना के आमने सामने डिफ्रेंशिएट करना होगा। और डिफरेंस में पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का ज़रूर होना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसकी तैयारी फारिग कर दें। सेक्शन B में चैप्टर 1 की डेफिनेशन ज़रूर आती है। फिर उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक एक ज़रूर आते हैं, यानी सेक्शन C का भी क्वेश्चन इसमें से कवर होता है और B का भी। तो अब ये देखें, ये बुलेट आना शुरू हो गए ये वाले, तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन C के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी मैंने आपको लेक्चर वीडियो भी डिलीवर की है, तो वो भी आप जो है कैचअप करके उसकी तैयारी उस लेक्चर से, उस नोट से भी कर सकते हैं जो सर जवाद ने JJC ने आपको दिया। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, इसके 4 पोस्टुलेट हैं, चारों करने होंगे। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वो अगर लिख दें मेन पोस्टुलेट्स तो 2 लिख दें, 3 नहीं, सारे के सारे पोस्टुलेट्स कंप्लीट करेंगे इस सवाल को। उसके बाद 4 डेरिवेशंस हैं, इनमें बड़ा टक्कर का, कांटे का मुकाबला होता है सेक्शन C के लिए। लेकिन पहली फुर्सत में आप एनर्जी की कीजिएगा, पहली फुर्सत में, और फिर उसी में फ्रीक्वेंसी की एक डेरिवेशन होती है इस तरह की, अगर आपको याद आ जाए, म्यू करके, हर्ट्ज में जो हमारा रिज़ल्ट आया था। ये दोनों पहली फुर्सत में कीजिएगा। उसके बाद जो है आप रेडियस की डेरिवेशन, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस, और वेव नंबर की डेरिवेशन, यानी यूँ समझ लें पेयर बना लेंगे, ये पहले उसके बाद ये, यानी सीटिंग के हिसाब से, यानी यूँ समझ लें कि जो 3 बुलेट वाले ना, वो एक सीटिंग में करके एक पूरे राउंड ले लें, एक राउंड ट्रिप के हमने ये हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी 3 बुलेट वाले कर लिए। फिर इसी तरह फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट भी कवर करते रहें, फिर इसी तरह 2 वाले का राउंड लगाएं। इस तरह ये होगा कि आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक अंदाज में होगी। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर को फारिग कर दिया, आप चैप्टर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके फिर उसके बाद उसके कम, उससे कम, इस तरह। तो ये आज की वीडियो में 2-3 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन काम की बात इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो ये सेक्शन C के लिए इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल हो गए।
उसके बाद इस चैप्टर में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा लग रही होगी लिस्ट, लेकिन परेशानी हो लिस्ट ज़्यादा हो या कम हो, बहुत एहतियात से इम्पॉर्टेंट और तैयारी निकालनी पड़ती है, ज़िम्मेदारी का काम है। तो मैं ये सिर्फ वो 5 ईयर 10 ईयर से इम्पॉर्टेंट नहीं निकालता हूँ, ये क्लियर कर दूँ। लाइन एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसका डिफरेंस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सर डिफरेंस अगर इम्तिहान में आता है तो कितने डिफरेंस लिखें, तो ये सुन लें आज, और ये पूरे साल के लिए होगा, पूरे सेशन के लिए होगा। अगर तो सेक्शन बी में आ रहा है डिफरेंस का सवाल, तो 2 डिफरेंस बहुत सही है, यानी कि एक डेफिनेशन का और प्लस एक कोई और। लेकिन अगर सेक्शन सी में आ जाए, जो कि कम चांस है, अगर आ जाए तो उसमें 3 सेक्शन सी में अगर डिफरेंस का सवाल आ जाए तो 3 डिफरेंस होंगे, यानी डेफिनेशन का तो एक देंगे ही देंगे, 2 और देंगे उसके अलावा। सही है, पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का, याद रखिएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। अगर आपको याद हो तो ये इसमें आपको सिर्फ नाम और फॉर्मूले करने। किस चीज़ के नाम भाई? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। हिंट दे देता हूँ ताकि आपको नोट्स में ढूंढना ना पड़े। लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, इस तरह के ढूंढिएगा। पी फंड सीरीज़ तक आपको मिलेंगी 5 सीरीज़। इनके नाम आने चाहिए और इसके वेव नंबर का एक फार्मूला होता था, अगर वो समझ में आ जाए आपको, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी डेरिवेशन भी है वो वाला वेव नंबर का, 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो ये यानी लाइमन सीरीज़ है, उसका फार्मूला उसके साथ, यानी एक डेफिनेशन एक फार्मूला, एक डेफिनेशन एक फार्मूला। इस अंदाज से तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा को। उसके बाद एक्सरेज का सवाल है। एक्सरेज का जो सवाल है, इसके अंदर डेफिनेशन ज़रूर कीजिएगा याद, फिर उसकी प्रोडक्शन यानी कि उसकी ओरिजिनेशन जो ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से वो प्रोड्यूस होती है, फिर मॉज़ले का एक लॉ जो उसके एटॉमिक नंबर को रिलेट करता है Z के साथ, इस तरह का एक फार्मूला आएगा, वो ढूंढिएगा अपने नोट्स में। और फिर प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, प्रॉपर्टीज़ कम से कम 3 और यूजेस कम से कम 3। तो देख रहे हैं, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपको लिस्ट नहीं, उसको भी बता रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल फाइनल तैयारी के अंदाज में अगर जाएंगे तो ये करना है, वरना किसी के पास नोट्स ज़्यादा हो तो वो कहेगा यार कितना करना है। तो आज सर जवाब आपको बता रहे हैं, माशाल्लाह इसका फ़ायदा उठाएं। इसके बाद देखें ये वाला बुलेट आ गया, इसका मतलब है ये सेक्शन बी और सी दोनों में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है दोनों की, ठीक है। और 3 बुलेट है तो इसका इम्पॉर्टेंट तरीन है, दोनों के लिए आएगा कहाँ, ये टीचर के ऊपर है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन कर लीजिएगा, टाइप्स का मतलब होगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये कहलाएगी इसकी टाइप। सही है, आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन का मतलब होगा अल्फा बीटा गैमा रेज। तो इसकी कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा आप। अगर सेक्शन सी में आ जाए तो 4 प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा, बी में आ जाए तो 2 से 3। सही है, तो ये देखें मैंने बयान कर दिया कि किस तरह इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद जो है क्वांटम नंबर्स, ये भी एक टॉपिक था। क्वांटम नंबर में आपको डेफिनेशन कवर करनी है, डेफिनेशन क्वांटम नंबर्स की। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सिग्निफिकेंस का मतलब होगा उसकी डेफिनेशन या यूज़, एक ही बात है दोनों की, यानी इंपॉर्टेंस क्या लें। लेकिन इंपॉर्टेंस की हेडिंग नहीं लगी हुई होगी ना नोट्स में, ना बुक में, ना आपके पास, ना इम्तिहान में इंपॉर्टेंस करके बोलेगा, या तो सिग्निफिकेंस करके बोल देगा डिफाइन। 4 टाइप्स कौन कौन सी होती थी अगर आपको याद आ जाए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाली एजीम्यूथल, तो आपको ये मिल जाएगा फॉर मैग्नेटिक और स्पिन। तो इन चारों की डेफिनेशन और चारों के साथ एक एक उसका इस्तेमाल, कि ये ऑर्बिट की एनर्जी बताता है, ये ऑर्बिट का साइज़ या उसके शेप को बताता है, इस तरह ढूंढिएगा। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस जो बता चुका हूँ, 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन सेक्शन बी एंड सी, लेकिन देखते रहें कि 3 इस तरीके या 2, ये ध्यान रखिएगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, अच्छा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का तो ड्रॉ भी करना आना चाहिए, कि ये जो है स्फेरिकल होता है और ये जो है डम्बेल होता है। सही है, एमसीक्यूज़ के लिए डी का भी आप याद रखें, लेकिन ये सब्जेक्टिव के लिए एस और पी ऑर्बिटल का ड्रॉ करना
और नाम आना। नाम का मतलब है कि स्फेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल का और डम्बेल शेप है पी ऑर्बिटल का। तो ये कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो पूरी साइकिल कंप्लीट अपने इम्पॉर्टेंट की कवर करना चाहते हैं उनके लिए ये तीसरी सीटिंग में आएगा। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल थे इस चैप्टर के आखिर में। ये सेक्शन बी और सी दोनों में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिहाज से। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। प्रूफ में हीलियम वाला प्रूफ दीजिएगा जिसमें हम ये 1s1 और 1s2 करके देते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ऑफबू प्रिंसिपल, n+l रूल। अच्छा, n+l को विस-वेसर रूल भी कहते हैं। तो कभी नाम बदल के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, चॉइस में मत छोड़ दीजिएगा। इसके आपको सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, ऑफबू प्रिंसिपल की, n+l रूल या विस-वेसर रूल की और होर्न्स रूल की स्टेटमेंट्स। क्योंकि आमतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलकर सवाल आ जाता है विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा सवाल है जो न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी करते हैं। ये बड़ा हैंडी सवाल है, जब भी आएगा इस तरह आ जाता है कि स्टेट n+l रूल और आगे 2-3 एलिमेंट्स की या आयंस की कॉन्फ़िगरेशन दे देगा 1s2 2s2 वाली, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक अलग चीज़ लिखी हुई है दरमियान में करके, साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न के इम्पॉर्टेंट नहीं निकलते हैं। कोई भी अगर टीचर आपको बोल रहा है तो मिसगाइड कर रहा है। कुछ कहेंगे 10 ईयर से कर लो, कुछ कहेंगे जो बुक के एंड में एक्सरसाइज में होते हैं वो कर लो। हर कोई अपने अपने लिहाज से बोलेगा। पहले आप मूड बना लीजिएगा कि आप साइंटिफिक रीज़न वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है और अलग अलग चैप्टरों से होता है। जैसे चैप्टर 1 में रीज़न नहीं है, सही है। आगे चैप्टर 4 बताने जा रहा हूँ, स्टेट ऑफ मैटर गैस, उसमें भी नहीं है। इसमें है तो इसलिए लिख दिया है। तो तकरीबन 4 से 5 ऐसे चैप्टर हैं हमारे 12 चैप्टर में जिसमें साइंटिफिक रीज़न है। तो ये फीडबैक दीजिएगा कि आप साइंटिफिक रीज़न करना चाहते हैं या नहीं। उस बुनियाद पे मैं इसके कोशिश करके समरी आपको बता दूंगा कि ये साइंटिफिक रीज़न ज़रूर करें, लेकिन करना है तो ये चैप्टर 2 का साइंटिफिक रीज़न का सवाल यानी 1 में नहीं है, 4 में नहीं है। ये इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया कि 2 में साइंटिफिक रीज़न्स भी हैं। यानी अगर किसी को करने का मूड हो तो इस पर नज़र रखिएगा, वरना ये छोड़ने से पेपर ख़राब नहीं होता। यानी साइंटिफिक रीज़न, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर साइंटिफिक रीज़न ना करें पेपर में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह पेपर पूरा हो जाएगा, बस चॉइस एक कम हो जाएगी सेक्शन बी में। सेक्शन सी में रीज़न नहीं आती। अच्छा, आखिरी आ गया आज की तारीख का चैप्टर नंबर 4, गैसियस स्टेट, सही है। इसमें भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में मुकाबला है कांटे का, गैसियस स्टेट है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो मैंने गुजारा है उसके अंदर जो है तकरीबन 2 लेक्चर वीडियोस भी हैं। इस चैप्टर की तकरीबन 3 लेक्चर वीडियोस हैं। जो जेजेसी के नोट्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस चैप्टर के लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आमतौर पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी और लेक्चर डिलीवर करता हूँ, शॉर्ट की नहीं करता हूँ कि वो छोटे टॉपिक होते हैं और बच्चे रट भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश हो तो कभी बताइएगा कि सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मल्टीपर्पज़ आ गया, सेक्शन बी और सी दोनों में हो सकता है। अब इसमें जो है काइनेटिक थ्योरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोस्टुलेट्स। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे पूछेंगे सर कितने पोस्टुलेट करें? बहुत सारे हैं। तो 5 पोस्टुलेट जो इसके अहम तरीन हैं वो तो करने ही करने हैं, वरना टोटल 7 पोस्टुलेट्स हैं, 5 ज़रूर करने होंगे, सही है, ख्याल रखिएगा। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ओनली स्टेटमेंट्स, डिस्क्रिप्शन नहीं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये इसके साथ मिल के आ सकता है। ये दोनों मिल गया अगर ना तो ये सेक्शन सी का बन जाएगा पक्का सवाल, अगर मिल गए ये दोनों। अगर सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन अकेले से दी तो ये सेक्शन बी में चला जाएगा। तो ये जो अच्छा, इसमें भी कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 2 डेरिवेशन है, कौन सी करनी है? ये वाली PV=nRT वाली, जो P1 V1/T1 वाली है वो नहीं, सही है। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R की जो 2 वैल्यूज़ अलग अलग होती थी वो, इसका मैं लेक्चर भी दिया, देखना होगा तो देख लीजिएगा। 0.0821 वाली अलग और R की 8.31 वाली अलग। ये SI यूनिट में था और ये केमिस्ट्री के केमिकल यूनिट्स में था। तो ये इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, ठीक है। रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंस कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर इसके साथ जोड़ दिया ना तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि देखो यार, एक लगे हुए पक्के सवाल एक्सपेक्टेड के साथ एक अनएक्सपेक्टेड लगा दिया। तो देखिए, मैं इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बड़े
कॉम्प्रिहेंसिव निकाले। लग रहा होगा सर ने सारे इंपॉर्टेंट निकाले, जी नहीं, चैप्टर देखें बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, मैंने फिर भी बहुत इसको कट शॉर्ट किया है। और रिस्क आप लेना चाहते हैं तो ले, मैं ए और A1 वाले हूँ और पूरी कॉम से बात कर रहा हूँ, तो ये एहतियात करनी होगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये अगर याद हो ये क्या था, एट लो टेम्परेचर और एट हाई प्रेशर, जिसमें ग्राफ भी थे दो, तो ये विद ग्राफ करना होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 ग्राफ भी थे, जो हाइड्रोजन गैस कम डेविएट करती है, बाकी बहुत डेविएट करती है। इसका लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर में भी मैं साथ साथ बताता हूँ कि ये सवाल कैसे आएगा, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो ये लॉन्ग के लिए आ सकता है, तो इसमें क्या क्या करना है, ग्राफ और एट लो टेम्परेचर और प्रेशर की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। इसके बाद वांडर वाल करेक्शन इक्वेशन है और उसके यूनिट्स हैं, इसका भी लेक्चर मैंने दिया हुआ है, लेकिन बता दो इसमें क्या क्या करना होता है। इसमें 2 करेक्शन की थी वांडर वाल ने, अगर आपको याद हो, एक प्रेशर करेक्शन कहलाती है और एक जो है वॉल्यूम करेक्शन कहलाती है। वो दोनों करेक्शन करनी है, यानी वॉल्यूम करेक्शन भी इसमें करनी होगी आपको और प्रेशर करेक्शन भी, दोनों। और साथ में यूनिट्स ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट, यूनिट्स इसके ए और बी हैं, एक होता था और बी इसके यूनिट्स, ठीक है। अब ये इसमें एक चीज़ बता दूं, यूनिट्स का पूछेगा क्वेश्चन तो आपको लिखना होगा, यूनिट्स हर वक्त साथ सवाल में नहीं आएगा। अगर वो कहते हैं गिव वांडर वाल करेक्शन इक्वेशन, तो आपको ये भी ये यूनिट्स नहीं बताने हैं। अगर जो है वो कहे ऑल्सो गिव द यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो वो शामिल करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन बी सी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी अहमियत इस आइडियल गैस इक्वेशन और डेविएशन वाले सवाल से थोड़ी सी कम है। उसके बाद डाल्टन लॉ, ग्राहम लॉ, अच्छा ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये नेक्स्ट सेटिंग है, देख रहे हैं 2 और 1 बुलेट आ गया इस पर। यानी डाल्टन लॉ विद न्यूमेरिकल आ सकता है सेक्शन बी में, तो इसलिए इसके ऊपर हिस्टेरिक कम ज़्यादा है। इसी तरह ग्राहम लॉ भी विद न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अच्छा इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं कीजिएगा, स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन कीजिएगा। एप्लीकेशन डाल्टन लॉ की कम से कम 2 एप्लीकेशन कीजिएगा, सिलेबस में आपके 3 है टोटल, सही है। और ग्राहम लॉ की पॉइंट वाइज एप्लीकेशन है 1 2 3 4 करके, तो उसमें से आप 2 कीजिएगा कम से कम। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं, स्टेटमेंट के बाद फ़ौरन आ जाइएगा उसके एप्लीकेशंस पर, ठीक है। लिक्विड एयर डेफिनेशन और यूज़, ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है याद करने वाला, तो इसकी डेफिनेशन और यूजेस कम से कम इसके 3 एक लाइन के यूज़ है। और प्लाज्मा जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है उसकी डेफिनेशन और यूज़, इसमें भी कम से कम 3 यूज़ है। तो ये आज की वीडियो काम की थी नहीं थी, आप बताइएगा। सहज ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के और आगे सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको इम्पोर्टेंट दूंगा। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।